नमस्कार। भारत की ऊर्जा यात्रा एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां पर ऊर्जा सुरक्षा के नए विकल्प भी हैं और नए माध्यम भी। और उन्हीं में से एक है खेतों से निकला इथेनॉल, जो अब सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार बनता दिखाई दे रहा है। सरकार के मुताबिक इस पहल से आयातित तेल पर निर्भरता घटी है, किसानों की आय बढ़ी है, विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई है और पर्यावरण को भी फायदा मिला है। वहीं इसे लेकर माइलेज, इंजन और खाद्य सुरक्षा जैसे कई भ्रामक सवाल भी सोशल मीडिया पर लगातार आते रहते हैं। तो क्या है सच्चाई और कैसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वास्तव में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का नया मंत्र है? इन्हीं तथ्यों पर और दावों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम एक बड़ी पहल साबित हो रहा है। इससे जहां कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है, वहीं किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिला है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से अब तक लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आई है। आयातित तेल पर निर्भरता में कमी आई है और ऊर्जा सुरक्षा इससे मजबूत हुई है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान जो है अब तक इससे हो चुका है। इसके साथ ही किसान जो हैं ऊर्जादाता बने हैं अन्नदाता से, और अतिरिक्त आय भी उनको लगातार बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा जो है वो इससे सुरक्षित हुई है और अधिशेष अनाज का भी अब उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही 1.97 लाख करोड़ से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत अब तक हो चुकी है। 316 लाख टन कच्चे तेल के आयात में कमी आई है। इसके साथ ही अगर हम आंकड़ों के ही जरिए समझाने की कोशिश करें तो 950 लाख टन से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है। स्वच्छ ईंधन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा इससे मिल रहा है, तो अपने आप में इसके कई फायदे हैं। वैश्विक तेल कीमतों के असर से उपभोक्ताओं को इसमें राहत भी मिली है। इसके साथ ही करोड़ों वाहनों में कोई बड़ी समस्या जो है वो नहीं आई है। इसके साथ ही योजनाबद्ध विस्तार की बात करें तो योजनाबद्ध विस्तार से आत्मनिर्भर भारत को लगातार मजबूती मिल रही है। तो आयातित तेल पर निर्भरता में कमी एक बड़ा फैक्ट है और ऊर्जा सुरक्षा इससे लगातार मजबूत हो रही है और किसानों को जो है 1.66 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान इस वक्त हो चुका है अपने आप में। और अब आपको बताएंगे कि क्या है इसके बारे में मिथ और सच्चाई क्या है, जो भ्रम है वो क्या है और सच्चाई क्या है वो भी हम ग्राफिक के माध्यम से आपको बताएंगे। जो भ्रम है, E20 पेट्रोल भरवाने से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अप्रूव्ड E20 फ्यूल से इंश्योरेंस क्लेम अपने आप में खारिज नहीं होता है, तो ये भी एक बड़ी सच्चाई है। इसके साथ ही E20 इस्तेमाल करने से वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी, इस तरह का भी भ्रम है। लेकिन सच्चाई क्या है? E20 फ्यूल के उपयोग से केवल इथेनॉल मिश्रण के कारण वारंटी समाप्त नहीं होती है, कई अन्य कारण होते हैं, लेकिन E20 इसका जो है कारण नहीं है। इसके साथ ही एक और मिथ है, ऑटोमोबाइल कंपनियां E20 मानकों के अनुसार वाहन नहीं बना रही हैं, जबकि सच्चाई ये है वाहन निर्माता पहले से ही E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार गाड़ियां बना रहे हैं, तो गाड़ियां इसके अनुकूल बन रही है, ये एक बड़ी सच्चाई है। इसके साथ ही एक और मिथ है, E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर क्लेम नहीं मिलेगा, जो कि हम बता चुके हैं। लेकिन फैक्ट क्या है? सिर्फ E20 फ्यूल के इस्तेमाल के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये भ्रम है, ये भ्रामक है। तो इसके साथ ही तमाम जो ऐसे मिथ हैं, वाहन की बीमा की वैधता जो खत्म हो जाने संबंधित है, इसमें भी सच्चाई ये है कि E20 ईंधन का वाहन बीमा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये तमाम भ्रम है और जो इसकी सच्चाई है वो जो है सरकार जो है लगातार सामने ला रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महानिदेशक हैं, ISMA और इथेनॉल विशेषज्ञ हैं। सुबोमय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्यों सरकार इसे भविष्य की ऊर्जा कह रही है, भविष्य का ईंधन कह रही है, और जिस तरह के ये जो भ्रामक खबरें आ रही हैं इनका जो सरकार ने खंडन किया है वो किस आधार पर किया है, ये कितना साइंटिफिक है? तपस, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी, जी, बिल्कुल मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि देखिए एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देते हैं कि एक है सोशल मीडिया पे जो एक रूमर मॉन्गरिंग की जा रही है, एक तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। उससे पहले तो सबसे पहले बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसे वीडियोज़ दिखाए जा रहे थे जिससे लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मधुमक्खियाँ पहुँच गई। देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी ब्लेंडिंग होती है तो अ, उस तरीके ये उसका जो पेट्रोल का जो उसकी जो खुशबू बोलिए, उसकी जो स्मेल आती है, या उसका जो एक वो आता है, उससे कोई भी कीड़े मकोड़े उसके आसपास नहीं आ पाते। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मार्केट में जब क्रूड ऑयल मार्केट था, ब्रेंट पहुंच गया था 135 जो उसका डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुका था, तब आप उसकी हमारे यहाँ पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना आप सोचिए। अगर हम आसपास के जो देश है, हम बात करें बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात, बाकी आसपास के जितने भी देश हैं अगर उनकी बात करें, इनफैक्ट पूरे विश्व में बात करें, तो सब जगह पे यूरोप की बात करें, वहाँ पे दाम बढ़ गए थे बहुत तेज़ी से। भारत में उस पर एक लगाम लगाई गई कि इससे ज़्यादा नहीं हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। जो कॉमन मैन है, जो आम जनता है, उसको सहूलियत दी जाएगी। तो वो इसीलिए दी गई देना हुआ क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की थी, जिससे कि एक तो जो इसका जो असर था, बुरा असर था, उस पर लगाम लगाई गई। दूसरी बात है कि अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट दूं कि करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचाया गया। आप सोचिए अगर ये पैसा जो है, ये जो बचाया जा रहा है, ये कहाँ पे काम आ रहा है? ये काम आ रहा है हमारे देश के बिल्कुल, उसको आगे आयात पर बढ़ाने में। निर्भरता जो है जी वो बिल्कुल। लगातार कम हो रही है। तीसरी अविनाश चीज़ जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, इथेनॉल को लेकर लगातार जो भ्रामक खबरें आती हैं, सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो वाहनों को लेकर हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो वाहन है इसके अनुकूल नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि इसके अनुकूल वाहन पहले से ही बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही माइलेज को लेकर जिस तरह की चिंताएं हैं उसका भी खंडन किया गया है। किस तरह से बताना चाहेंगे कि ये जो खबरें हैं एकदम भ्रामक हैं और बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर, अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर, अलग अलग जो प्रत्यक्ष परीक्षण है उसके आधार पर सरकार ने इनका खंडन किया है? जी, थैंक यू। पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं सड़कें पे हैं आज जो चल रही हैं, वो एक हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। 2023 की पहले की गाड़ियाँ और 2023 की बाद की गाड़ियाँ। जितनी भी 2023 की बाद की गाड़ियाँ, अप्रैल 2023 की, वो E20 कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं। E20 कंप्लायंट मतलब होता है कि उसकी जो माइलेज, फ्यूल की जो एडजस्टमेंट है, उसकी जो रबर पार्ट्स हैं, जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं या इंजन है, सारे के सारे ट्यून्ड हैं प्रॉपरली टू रन एट E20। और 2023 अप्रैल के पहले वाली गाड़ियां ट्यून्ड है E10 के लिए, मतलब 10% इथेनॉल मिश्रित गाड़ियां के लिए, फ्यूल के लिए वो ट्यून्ड है। अब 2021 में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम देहरादून, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हैं, उनकी सोसाइटी है, उनकी एसोसिएशन है। इन चारों ने मिलकर 2021 में, उस समय तो 2023 की पहली की गाड़ियां थी जो E10 की कंप्लायंट गाड़ियां थी, उन पे इन्होंने E20 फ्यूल का प्रयोग किया, टेस्ट किया, और काफी डिटेल टेस्ट करने के बाद इन्होंने ये कंफर्म किया कि एक माइलेज जो है वो थोड़ी घटेगी 2 से 6%। और इसका मैं एक जरा क्लियर कर दूं, अगर मेरी माइलेज 5% से कम होती है तो टू व्हीलर जो चलाते हैं उनको महीने में 150 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। जो 4 व्हीलर चलाते हैं उन्हें 250 से 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा पर मंथ, जो कि बहुत बड़ा हमको कष्टदायक चीज नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि जो रबर पार्ट्स है, जिसका जो कॉस्ट होता है करीब 10 साल 12 साल में करीब 15 से 25 हजार के बीच में, उतना का ही फर्क पड़ेगा और नॉर्मल सर्विसिंग में चेंज हो जाता है। हम लोग अपना नॉर्मल सर्विसिंग में बहुत सारी पार्ट्स चेंज करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं, फ्यूल का जो फिल्टर्स होता है वो सब चेंज होता है, तो वगैरह वगैरह होता है, तो उसमें ये छोटा सा एक और एक्सपेंडिचर जुड़ेगा। बट पॉजिटिव्स, बहुत बड़े पॉजिटिव उन्होंने ये बोले कि करीब करीब 40% कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रदूषण होती है वो 40% कम होती है।
जो कि हम जूझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इनकी फाइंडिंग रही है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग में गलत समझ हो रहा है कि मेरे इंजन को एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल नहीं इंपैक्ट करेगा, बिकॉज पिछले करीब करीब 22 महीने से हम लोग E19 और E20 यूज कर रहे हैं, और पिछले जो अगर 20-22 महीने में अगर हमारी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आगे भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज हम लोग 100% श्योर हो जाए। मारुति सुजुकी ने भी बोला कि पिछले साल करीब 12 महीने में उन्होंने करीब करीब 1.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, जो कि E10 कंप्लायंट थी। 1.5 करोड़ E10 कंप्लायंट, और एक भी गाड़ी, आप जरा इमेजिन करें, 1.5 करोड़ गाड़ियों में से एक भी गाड़ी में E20 के कारण कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके द्वारा व्यूअर्स को समझाना। बिल्कुल, दर्शकों को ये जानना बेहद आवश्यक है और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा इसे कहा जा रहा है और अपने आप में जो इसका महत्व है, जो इसके अचीवमेंट्स हैं, जो इसकी उपलब्धियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक जो भ्रम है वो ये भी आता है, जो मिथ इसके बारे में है कि इसको E20 पेट्रोल भरवाने से जो इंश्योरेंस क्लेम है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, सरकार ने साफ कर दिया है, इसका भी खंडन किया और ये कहा है कि इससे कोई इंश्योरेंस क्लेम अपने आप में या जो वारंटी है वाहन की वो अपने आप में रिजेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल, और कोई अगर इस बारे में अगर डिटेल और डेटा दे सकते हैं कि उनके क्लेम रिजेक्ट हुए हैं मोटर गाड़ी का, तो फिर बात अलग बनती है, पर फिलहाल तो कोई नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि मोटर इंश्योरेंस में हमारे देश में रिजेक्ट होने की बात छोड़ ही दीजिए, मोटर इंश्योरेंस जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कवरेज या क्लेम का रिपोर्ट आता है, वहाँ पे तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं और दूसरे कई तरीके से। इसलिए इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, मैं एक चीज़ बता दूं, इथेनॉल का जो इस्तेमाल है वो इंडिया ही नहीं, ये करीब 1900 से सारे मतलब बहुत सारे देशों में, USA, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील में बाद में, इन सभी देशों में इथेनॉल यूज़ काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ है। और E15 से लेकर E20 वगैरह ये तो का एकदम जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी बन गया है, इसलिए इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं है। इनफैक्ट अगर हम पावर फ्यूल करके एक चीज़ जो होता है उसको अगर हम देखें तो पावर फ्यूल इज़ एक्चुअली इथेनॉल। जो पावर करके जो सेल किया जाता है उसमें एक्स्ट्रा जो एडिशनल माइलेज वगैरह आता है वो इथेनॉल से आता है। तो इसलिए ये जो जो क्रिटिसिजम्स या जो डिस्कशंस होता है वो बिल्कुल ही बेतुकी है। और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अगर ला सकते हैं डेटा दिखाने के लिए कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ है, मैं तो पहले भारत में देखना चाहूँगा कि किसी इंश्योरेंस का कोई क्लेम रिजेक्ट होता है। इंडिया में कोई मोटर का कार का क्लेम रिजेक्ट होना ये अपने आप में हैरानी की बात है जी। बिल्कुल, इन्हीं सभी तथ्यों पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए DG न्यूज़ के साथ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार जो इसके जो कंपैटिबल इंजन्स हैं वो लगातार बन रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसमें अगले कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि हमारे दर्शक अगर इस बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की जो नई सुविधाएँ हैं वो मौजूद हैं, या जिनके पास अगर पुराने इंजन भी हैं तो वो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या उनको कोई नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। E10 गाड़ियाँ
भी BS4 बहुत सारी हैं, कुछ BS3 भी हैं, बट उसमें बिल्कुल ये हम लोगों ने चला के देख ली है। पिछले 2 साल तो हम चला ही रहे हैं। मेरे पास भी 10 साल पुरानी एक टोयोटा कैमरी है और होंडा सिटी है, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आया है उसमें। इसलिए जहाँ तक इंजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा है कि अभी जो हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट जितनी कम हो सके, हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लाईज जितनी कम हो सके, और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हम अपने किसानों को बेनिफिट दें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर लें, फॉरेन एक्सचेंज भी करें, और जो ये जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस आता है बिकॉज ऑफ दी वॉर हुआ या जो क्राइसिस होता है, ऑयल क्राइसिस, वो हम खत्म करें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका एक बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल, एक सबसे और बड़ी बात है इम्पोर्टेंट ये जो इस तरह की भ्रामक खबरें आती हैं, इनका खंडन बहुत ज़रूरी है, इनका स्पष्टीकरण जी। बहुत ज़रूरी है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने कहा है ये कोई नया ईंधन नहीं है और तमाम परीक्षणों के बाद जो है इसे उतारा गया है, और अगर दुनिया में देखें तो इससे जो बनी गाड़ियाँ हैं या इसके थ्रू जो गाड़ियाँ हैं, बल्कि इससे ज़्यादा रेशों के साथ जो हैं वो चल रही हैं। तो अपने आप में ये साइंटिफिक जिसे हम कह रहे हैं उस परीक्षण पर आधारित है और पूरे परीक्षण के बाद ये उतारा गया है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि चौतरफा फायदा जो है वो साफ नजर आ रहा है, अर्थव्यवस्था को भी, पर्यावरण को भी और किसानों को भी। आज नहीं, मतलब आज से 3 साल पहले मैं गया था पुणे। मैंने एक पूरा चेन जो होता है जहाँ पे सबसे पहले तो इथेनॉल बनना जहाँ पे बनता है, फिर जहाँ पे कार जो AAI जो ऑटोमोबाइल अथॉरिटी जो पूरा टेस्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे गया। जो CSIR एक जो साइंटिफिक जहाँ पे वो किया था वहाँ पे पुणे में एक वहाँ पे गया मैं, जहाँ पे ये पूरा इस पर रिसर्च चल रहा था, वहाँ पे गया। फिर मैं किसानों के पास गया, ये पूरा मैंने चेन इस पे मैं गया जब बात करने की कहाँ पे कोई दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस टाइम पे E20 शुरुआत की गई थी कि उसको अगले 2-3 सालों में उसको लेके आना था, उसको जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम खुद चल के देखते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का पानीपत में एक रिफाइनरी भी शुरू की थी। तो जब हम गए, हमने बात की साइंटिस्ट से, सब ने कहा कि नहीं, ये एक फुल प्रूफ तरीका है, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई नुकसान गाड़ी को नहीं हो सकता। गाड़ियों का हमने पुरानी गाड़ी भी चेक की, हमने नई गाड़ियाँ भी चेक की, उसमें भी कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखा। दूसरी चीज़ है, जब हम लोगों ने बात की साइंटिस्ट से, उन्होंने कहा कि ये विदेशों में ये टेक्नोलॉजी बहुत अग्रसित है। इनफैक्ट उसको वो कोशिश करें E85 यानी 85% और फ्लेक्सी फ्यूल यानी ऑलमोस्ट 95% ब्लेंडिंग पे लेके जाने की, और ये टेक्नोलॉजी विदेशों में चलती है और उसका फ़ायदा उनको वहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले तो ये तीसरी चीज़ जो हमें बात की वहाँ के किसानों के, पुणे और आसपास के जो गन्ना बेल्ट है, वहाँ पे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि एक तो हम लोग क्या कहते हैं, जो गन्ना बेचते हैं उससे फ़ायदा मिलता है, और उसके अलावा ये जो अलग से हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बेचते हैं उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। तो एक तरह से दुगना फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। तो विन विन है। थोड़ा सा माइलेज ज़रूर कम होता है, लेकिन उस थोड़े से माइलेज के लिए ये जो पूरा का पूरा मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 1 लाख ऑलमोस्ट 70 करोड़ का किसानों को फ़ायदा मिला। ये एक छोटा अमाउंट नहीं है। आप प्रधानमंत्री ने कहा 2070 तक हम नेट ज़ीरो बनेंगे। नेट ज़ीरो बनने के लिए हमें पूरा मूव करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी पे। वो जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये बहुत अहम है कि हम धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इस चीज़ को लेके चले, और उसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा शिफ्ट करें। अगर पूरा शिफ्ट करने जाएंगे तो बहुत इतना आसान नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है और हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये प्रोसेस में कितना फायदा मिल रहा है। में आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये भविष्य की एनर्जी भी कहा जा रहा है। शुभम मोई जी, जब हम आंकड़ों की दृष्टि से देखते हैं और किसानों के फायदे, क्योंकि इसका एक फायदा ये भी है, न केवल ये देश की समग्र अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब आयात पर निर्भरता कम होती है तो उसका जो फायदा होता है वो देश को ही होता है। विदेशी मुद्रा जो है, अगर हम मुद्रा विदेशों में नहीं भेजते हैं आयात में, उसका भी देश को फायदा होता है, हमारे रिजर्व जो हैं वो बढ़ते हैं। इसके साथ ही किसानों को जब फायदे की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ 70 लाख रुपया किसानों के अकाउंट में पहुंचा है, तो अपने आप ये ग्रामीण व्यवस्था को कितनी मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके और विकल्प भी अब तलाशे जा रहे हैं। शुभम मोई जी, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज।
बिल्कुल रमा जी, और मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षण करना चाहता हूं कि यूरोप में E20 मैंडेटरी ऑलमोस्ट होने जा रहा है। और वो यूरोप में E20 मतलब हमारे यहाँ पे जब बात चल रही है कि E20 से गाड़ी खराब होगी, तो पूरे यूरोप में नॉन E20 गाड़ी चलाना विल बी इम्पॉसिबल वेरी सून, क्योंकि यूरोप मर्कोसुर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके चलते यूरोप में इट इज पूरे यूरोप में E20 के बिना गाड़ी चलाना असंभव हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड इनफैक्ट वहाँ पे ये प्रेशर है कि इतना कि यूरोपियन कंपनीज कितना जल्दी इथेनॉल बना सकते हैं, इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे रश है कि ब्राज़ील से इंपोर्ट्स जो आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा जब इथेनॉल हमारे देश में ही बन रहा है इस कंडीशन में, तो नेचुरली हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और फार्मिंग सेक्टर का जैसे आपने बताया, ये बहुत बड़ा फार्मिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो इंडस्ट्री जो हमारे लिए एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाएगा। तो सब मिलाकर ये जिसे कहते हैं सच में इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन आ रहे हैं, ये अपोजिशन बेसिकली उन सेक्टर्स से या उन एजेंसी से आ रहे हैं जिनका इंपोर्टेड फ्यूल वगैरह से काफ़ी लेना देना है, और उससे चलते बहुत सारा चीज़ आ रहा है। ज़्यादातर किसी जगह पे दुनिया में कहीं भी, और खासकर जैसे मैंने बताया कि यूरोप में इट इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी, तो हमारे जो लोग यहाँ पे चला रहे हैं उनको विदेश में अगर यूरोप में जाएंगे तो उनको E20 वाले व्हीकल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वाई नॉट इन इंडिया? तो E20 इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्म, एंड उसके चलते जो बेनिफिट्स आएंगे, जो उससे फ़ायदा आएगा, उसको हम इस्तेमाल करें। नेचुरली किसी भी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल, इस तकनीक को जो वैश्विक स्वीकार्यता है उसकी बात आप कह रहे हैं कि ये वैश्विक रूप से स्वीकार्य है और कई जगह पर मैंडेटरी भी किया जा रहा है। अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम मिथ की हम भ्रामक खबरों की बात कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था कि इससे पानी का संकट हो सकता है क्योंकि गन्ना उत्पादन में और जिस तरह से ये निकालते हैं तो पानी इसमें ज़्यादा लगेगा, उसका भी सरकार ने खंडन किया है। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा था, उसका भी सरकार ने खंडन किया है कि ये अतिरिक्त जो है मात्रा उससे बनाया जाएगा। तमाम अन्य सोर्सेज हैं खेती के, किस तरह से उनसे निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें हो रही है नेक्स्ट जेन में पैडी की बात करी जा रही है, तो उससे भी दो फायदे साफ नजर आएंगे, किसानों को भी फायदा होगा और पैडी जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे भी निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत है। हमको सरप्लस चावल है, हमारे पास सरप्लस मेज है, सरप्लस शुगर केन है। अब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। एक और आपके द्वारा मैं खंडन करना चाह रहा हूँ। कल मैं देख रहा था, एक न्यूज़ चल रहा है एक सोशल मीडिया पे, कि हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग यूएस से इंपोर्ट करना चाहते हैं दबाव में आकर इथेनॉल। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। वाई? नंबर वन, जब इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को टेंडर आता है फ्रॉम द ऑयल कंपनीज, तो वो पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं इथेनॉल प्रोड्यूसर एज, और सिर्फ जो इथेनॉल प्रोड्यूसर हैं वही सप्लाई कर सकते हैं इथेनॉल टू द ऑयल कंपनीज। और जो उनकी कैपेसिटी होती है और कुछ सर्टिफिकेट्स उन्हें देने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें रजिस्टर किया जाता है, और तब उन्हें अलाउ होता है बिड करने का या पार्टिसिपेट करने का इन दी टेंडर, और तब वो सप्लाई कर पाते हैं। ये एक पहला चीज है। दूसरा है, जब ये सप्लाई करते हैं तब इन्हें सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि क्या फीड स्टॉक से बनाए हैं, क्या वो मकई से बनाए हैं, क्या वो FCI के चावल से बनाए हैं, क्या वो गन्ना से बनाए हैं या मोलासिस से बनाए हैं। तो वो सर्टिफिकेट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा बना के देना पड़ता है। तो और जब ये हमारे पास सरप्लस फीड स्टॉक है, हमारे पास सरप्लस इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है पूरे देश में, तो वेयर इज द नेसेसिटी, वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिंगिंग इथेनॉल फ्रॉम आउटसाइड? फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो इथेनॉल प्रोग्राम है वो बेस्ड है, उसकी बेसिस ही है कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फीड स्टॉक, जैसे हमारे किसानों का क्रॉप है, उसे ही यूज करके हम इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो मिथ है या जो अफवाह चल रही है कि यूएस के प्रेशर में ये प्रोग्राम है, एब्सोल्युटली 100% रॉन्ग है। 1 लीटर भी इथेनॉल यूएस सोर्सेस से नहीं है, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है।
बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जो इंजन से जुड़ी बातें लगातार सामने आती हैं। माइलेज का ज़रूर कह रहे हैं कि माइलेज पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माइलेज को ये कितना प्रभावित करता है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो इंजन का संचालन है वो इससे और बेहतर होता है। जी, पहला तो ये आप करेक्ट बोल रहे हैं, करीब करीब एवरेज आप ले 2 से 6% माइलेज ड्रॉप होता है, और एवरेज अगर 5% लें, एवरेज इंडियन जो है अपनी 2 व्हीलर पे महीने में करीब 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करता होगा, और 5% ऑफ 3,000 इज वर्किंग आउट टू 150 रुपया, 150 रुपया पर मंथ। एवरेज जो गाड़ी चलाती है 4 व्हीलर, वो 5,000 से 10,000 से ज्यादा महीने नहीं खर्च करते हैं, तो उन्हें भी जो खर्च होगा एडिशनल 250 से 500 रुपया पर मंथ। ये एक जो माइलेज के कारण जो इन्हें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। फायदा सबसे बड़ा है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है इसमें, और वो ऑक्सीजन आप विद इन द इंजन ज्यादा बेटर आपको कंबशन देती है, इंजन में बेटर आपको बर्न करती है, और उसके कारण आपकी प्रदूषण भी कम होती है। और तीसरा, ऑक्टेन 108 है करीब इथेनॉल का, और पेट्रोल का सिर्फ 84 है। और ऑक्टेन का हम जानते हैं कि हायर ऑक्टेन मतलब कि जो नॉकिंग होती है इंजन की, नॉकिंग बहुत बहुत कम करती है, और इंजन की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ती है। जो लोग बोल रहे हैं कि इंजन खराब होता है, नहीं, फायदे इसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा बेहतर जो है फ्यूल ये दिखाता है। भविष्य की ऊर्जा इसे इसीलिए कहा जा रहा है। बस जरूरत है थोड़ा सा धैर्य के साथ इसके फायदों को समझने की, और जो मिथ आ रहे हैं, जो भ्रामक खबरें हैं, उन्हें तोड़ने की, या उनका सच क्या है इसे भी समझने की। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। शुभमय भट्टाचार्य जी और तपस, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का इस संबंध में जो भ्रामक खबरें आ रही हैं, असल में सच्चाई क्या है, मार्गदर्शन करने के लिए। ये भविष्य की ऊर्जा है, इससे न केवल वैश्विक उतार चढ़ाव जिस तरह से है, आम आदमी को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है, अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही है, और इंजन भी ज़्यादा स्मूथ जो है चलने वाला है। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।